चलो देखो क्या दिया गया है, नया चैप्टर BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले देखते हैं होता क्या है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। नॉर्मल अगर देखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, देखो नॉर्मल नाम आया है बैंक, बैंक का मतलब रिलेटेड विथ बैंक। अब देखो अगर आप बैंक को देखोगे, कभी गए हो बैंक में, आपको पता होगा बैंक में आपको पासबुक दिया जाता है, राइट ना। तो बैंक के अंदर जो पासबुक दिया जाता है ये होता किसके पास है, बराबर हम अपने पास रखते पासबुक, और उस पासबुक में बहुत सारी एंट्रीज होती है ना। अब उसके अंदर जितनी भी एंट्री होती है वो नॉर्मली हम देखते हैं, बट एंट्री करके कौन देता है, बैंक देता है। वैसे जैसे हमारे पास पासबुक होता है वैसे ही बैंकों के पास कैश बुक होता है, समझे। बैंक के पास क्या होता है, कैश बुक। इसके अंदर हिसाब किसका होता है, हमारा। समझ में आ रहा है। अब बैंक ने क्या पैसा लिया है, कितना दिया है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, मतलब वो पर्सन जहां भी वो पर्सन उस पैसे का जो भी ट्रांजेक्शन करेगा वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में भी आएगा और पासबुक में भी आएगा। अब समझो जितना पासबुक में अमाउंट दिख रहा है उतना कैश बुक में भी दिखना चाहिए, या जितना कैश बुक में दिख रहा है उतना पासबुक में। ये पासबुक होता है बैंकों का, लेकिन होता किसके पास है, कस्टमर्स के पास। ठीक है, होता किसके पास है, कस्टमर्स के पास। ये होता है पर्सन का, कस्टमर का, लेकिन होता किसके पास है, बैंक के पास है। बैंक कभी आपको नहीं देता। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर एंट्री चलते रहता है और इसमें जब आप जाते हो तब एंट्री होता है, लेकिन बैंक के पास ये एंट्री होता है। बैंक जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया, डेबिट क्रेडिट किया, यहाँ पे भी एंट्री हो जाता है, यहाँ पे भी एंट्री हो जाता है। क्लियर है। अब समझो यही दो सिस्टम है, क्या बता रहा हूं, यही दो सिस्टम है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका BRS डिपेंड है। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि पासबुक के अंदर एंट्री किया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, हो सकता है कैश बुक में एंट्री हुआ, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, उसका जो बैलेंस आएगा कैश बुक का कुछ और आएगा, पासबुक का कुछ और आएगा, यानी कि मिसमैच हो जाएगा। और जब मिसमैच होगा तो इसका मतलब दोनों को मैच करना बैंक की जिम्मेदारी है। अब मैच कैसे करेगा, अब इसमें से एरर्स फाइंड आउट करेगा। अब जब एरर्स फाइंड आउट करेगा तो एरर्स फाइंड आउट करने के बाद उसको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ है। अब जब जहां पे भी मिस्टेक होगा उस मिस्टेक को वहां से एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। क्लियर है। अब हटाते ही मैच हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए, सुनो, उस एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए BRS बनाई जाती है। क्लियर है। बैंक का जो भी क्लोजिंग डेट होता है, क्लोजिंग डेट इन द सेंस बैंक का भी वही फाइनेंशियल ईयर होगा, फ्राइडे होगा, बहुत मार खाएगा। फाइनेंशियल ईयर, हाँ, एवरी 31 मार्च को बैंक का सारा कामकाज का रिपोर्ट का सबमिशन होता है। क्लियर है। ये 31 मार्च एवरी ईयर। क्लियर है। और 1 अप्रैल से इसका नया साल चालू होता है, याद रखना, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। बातें समझ में आई, आया ना, याद रखो। तो जब भी फाइनेंशियल ईयर आता है या फिर मिड ऑफ द ईयर, जैसा भी बैंक चाहे, है ना, ऑडिट रिपोर्ट जब जब निकलता है, ऑडिट रिपोर्ट हर बैंक का अपने हिसाब से होता है, लेकिन गवर्नमेंट और कानून के हिसाब से 31 मार्च होता है। अब बैंक जब चाहे तब अपना निकाल सकता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई बैंक जो है 3 महीने पे एक बार निकालता है, कोई बैंक 6 महीने पे एक बार निकालता है।
कोई कोई बैंक डायरेक्ट फाइनेंशियल ईयर पे निकालता है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल ईयर पे नहीं निकालते, मिड ऑफ द ईयर में निकालते हैं। और फाइनेंशियल ईयर होता है मेन डेट जहां पे हर बैंक को कंपलसरी निकालना है, और उस समय कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अपने बैंक के पोजीशन को बरकरार रखने के लिए बैंक अपने हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट निकालता है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी एंट्रीज हुई है बुक्स के अंदर, यानी कि सॉफ्टवेयर में, क्या वो एंट्री सही में जो लिखा गया वही है, तो उस चीजों को चेक करने का काम करता है ऑडिट, ऑडिटर्स। जो ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहते हैं। जो पर्सन चेक करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? ऑडिटर। क्लियर है बातें? तो आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो एरर्स को फाइंड करने का काम करता है बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक। अगर मीनिंग पूछा जाए तो यही लिखना, बैंक रिकंसिलिएशन इज, देखो बैंक रिकंसिलिएशन मीन्स they find out the errors between the passbooks and cash book। खत्म। क्लियर है इतना? आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। अब पासबुक और कैश बुक बहुत इजी है, अब समझ में आया पासबुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, पासबुक किसके पास होता है और कैश बुक किसके पास होता है। क्लियर है? हाँ। अब इसमें फेमस एंट्री आपको मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मेट बना देता हूँ, उसके बाद आपको एंट्रीज बताता हूँ, ध्यान देना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक बात याद रखना आप, अगर पासबुक है, ठीक है, इसका भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, राइट, ध्यान दो, और कैश बुक है, इसका भी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, दो हो सकता है, पासबुक का भी दो हो सकता है, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और कैश बुक डेबिट और क्रेडिट। हाँ, अगर कैश बुक है तो डेबिट हमेशा ऐड होगा, क्रेडिट है तो लेस होगा, याद रखना, जो भी हो, डेबिट है तो ऐड होगा, क्रेडिट है तो लेस होगा। पासबुक है, डेबिट है तो लेस होगा, क्रेडिट है तो ऐड होगा। क्लियर है? तो ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस, कैश और क्रेडिट का मतलब माइनस। क्लियर है? अब देखो फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा, इसमें ओवरड्राफ्ट एक दिया रहेगा, ओवरड्राफ्ट के हिसाब से, ओवरड्राफ्ट ये नाम आएगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के हिसाब से पासबुक में क्या हुआ, ये ध्यान दे, मार खाएगा दो छापर अभी, और कैश बुक, ठीक है, पासबुक और कैश बुक के हिसाब से अगर डेबिट साइड है तो प्लस, क्रेडिट साइड है तो माइनस, इधर डेबिट साइड है तो माइनस और क्रेडिट साइड है तो प्लस, किसमें? ओवरड्राफ्ट में। क्लियर है? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया ओवरड्राफ्ट। अगर बुक के अंदर दिया गया है कि कैश ओवरड्राफ्ट, सॉरी, कैश बुक बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट सो एंड सो, तो आपको किसमें आना है? इसके हिसाब से। क्लियर है? ध्यान देना, फॉर्मेट बनाता हूं, इसका फॉर्मेट बहुत इजी है। ये हो गया आउटर कॉलम, ये हो गया इनर कॉलम, ठीक है। सुनो, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया अमाउंट। क्लियर है? ध्यान देना, हाँ, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। हाँ, और ऊपर लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी दिया रहेगा इसके अंदर। क्लियर है? हाँ, इन द बुक्स, हाँ, इन द बुक्स ऑफ जो भी होगा मिस्टर मिसेस, ठीक है। हाँ, ऊपर वो लिखोगे आप, लिख ही देता हूँ, इन द, हाँ, इन द बुक्स ऑफ जो भी हो, ठीक है।
एज ऑन, ठीक है, एट द ईयर एंड दिया, एज ऑन दिया, एज ऑन होगा एज ऑन 31 मार्च जो भी है, क्लियर है। हाँ, देखो पहला जो दिया रहेगा आपको हमेशा बैलेंस लिखना है, बुक में दिया रहेगा बैलेंस कितना है, ठीक है, और किसके हिसाब से बैलेंस होगा वो भी दिया रहेगा, कैश कैश बुक के हिसाब से लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट रुपीस, ये हो गया क्रेडिट रुपीस, इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो एग्जाम में जब भी आप लिखोगे ना, ये दो अमाउंट अमाउंट ही लिखोगे, ज्यादा कुछ नहीं, मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों लिख रहा हूँ आप समझने के लिए। क्या के ध्यान इस पे है, मेन फिगर पे ध्यान दो। ओके, डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, नहीं तो ये छोड़ दो, दो अमाउंट लिखो। हाँ हाँ, अमाउंट अमाउंट एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपको फॉर्मेट बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्लियर है, ध्यान रखना। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक कहाँ पे आएगा बताओ, नॉर्मल के हिसाब से है, कैश बुक का क्या होगा, ऐड होगा, समझ रहे हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, आउटर कॉलम में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर इन केस, सुनो, इन केस अगर लिखा गया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्लियर है, क्या लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या होगा माइनस, मतलब नेगेटिव, सॉरी माइनस की जगह ये आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, सुनो क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस, ये हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना देता हूँ, वो डेबिट ये क्रेडिट, ओके, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, कोई भी डेबिट है या क्रेडिट है, क्लियर है, ये मैं क्रेडिट बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो क्रेडिट बैलेंस, समझ में आई बातें, समझ में आया। और हमेशा जो भी ये दिया रहेगा और इसमें जो दिया रहेगा दोनों उल्टा हो जाएगा, उल्टा कैसे होता है ध्यान देना, ये हो गया। अब पहला करेंगे ऐड, ऐड में हमेशा दिया रहेगा यही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, या बट नॉट प्रेजेंटेड, इतना भी लिखा रहेगा चलेगा, क्लियर है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा ऐड हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया, बातें समझी। दूसरा ये हो गया पहला, दूसरा एनी अमाउंट इंक्रीज, ठीक है, ट्रांजेक्शन में अगर आपको लगता है कोई भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है किसमें, कैश बुक में, तो हमेशा ऐड कर देना, ठीक है, जैसे आपने डिपॉजिट किया बैंक में तो बढ़ेगा, क्लियर है, तो इस तरीके का है तो ऐड कर देना, क्लियर है इतना, तो जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना, क्लियर है ना ये दो, ठीक है। उसके बाद लेस, लेस में याद रखना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये नाम रहेगा, यही नाम रहेगा, याद रखना, वो हो जाएगा आपका लेस, क्या होगा लेस। दूसरा एनी अमाउंट डिक्रीज, कोई भी अमाउंट ऐसा लगता है कि आपका डिक्रीज हो रहा है तो लेस, ठीक है, ये लेस करके क्या आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा टोटल, क्लियर है, ये समझ में आई बातें। अब वैसे ही ये हो गया आपका किसके हिसाब से,
डेबिट के हिसाब से। अब ओवरड्राफ्ट के हिसाब से क्या होगा, ध्यान दे अच्छे से। ओवरड्राफ्ट के हिसाब से क्या होगा, जो ऐड है वो लेस हो जाएगा और जो लेस है वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ऐड था तो ओवरड्राफ्ट के हिसाब से लेस, ये लेस है ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ऐड। क्लियर है? उल्टा है। समझ में आए बातें तो याद रखना। समझ में आया? तो ये कैश बुक इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? और ये पासबुक इज इक्वल टू, क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? ये 4 सिस्टम है, चारों सिस्टम आप समझ गए, ये वाला पॉइंट आप समझ गए, आपका ये चैप्टर खत्म। सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं। बस आपको समझना है कि कैश बुक में एंट्री हुआ है और कैश बुक में एंट्री हुआ है तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है? देखो, अगर नॉर्मल है और आपको कोई भी आप पॉइंट पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि कैश बुक में वो बढ़ा है, समझ में आ रहा है, कैश बुक में बढ़ा है, तो अगर नॉर्मल में कैश बुक में बढ़ा है तो ऐड कर दो। क्लियर है? अब जो इसमें ऐड होगा वही ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक में भी ऐड होगा। ध्यान से सुनना, जो कैश देखो, पूरे सिस्टम को समझो आप। जो नॉर्मल ऑफ कैश बुक में ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से पता है। ये 2 पॉइंट ही आप याद रखो, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। सीधी बात, एनी अमाउंट इंक्रीज, एनी अमाउंट डिक्रीज, ये नॉर्मल के हिसाब से, कैश बुक के नॉर्मल के हिसाब से, इसके हिसाब से। क्लियर है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये वाला तो रट्टा मार लेना, ये याद रखना, ये वाला रट्टा मार लेना। क्लियर है? अगर होगा तो ये इधर और इधर ही आएगा कैश बुक में। समझो, जो भी चीजें इसमें ऐड हुआ है तो ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक में भी ऐड होगा। क्लियर है? सही से बैठ। कैश बुक के नॉर्मल ऑफ कैश बुक में जो ऐड हो रहा है, जो लेस हो रहा है, इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक में भी ऐड और लेस ही होगा। क्लियर है? सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? उसके बाद पासबुक में जो चीजें ऐड और लेस हो रहा है, ठीक है, वही सेम एज इट इज कैश बुक में भी ऐड या लेस होगा। और ये पॉइंट आप याद रखना। क्लियर है? तो ये बातें आप याद रखोगे, आपका हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चलेगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। क्लियर है? हाँ, याद रखना, भूलना नहीं। बातें समझ में आई? बस इतना याद रखो। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम एक करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इतना सा आप याद रखना, ये वाले फॉर्मेट्स। ठीक है, ये बेसिक सा है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया? हो गया, सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? क्वेश्चन में, अबे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप लोग याद रखोगे ये चीजें। एग्जाम में जब भी लिखोगे, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो ये चारों पता हो जाएगा। एक पता है तो 4 भी पता हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, क्वेश्चन में देखो ऐसे पूछता है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा और बाकी सब दे देगा। अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि मुझे पूछ क्या रहा है ये चारों में। समझ में आ रहा है? अगर ये पूछ रहा है तो जैसा एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको ओवरड्राफ्ट का। ये पूछ रहा है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐड किसको करूं, लेस किसको करूं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अगर ये पूछता है तो मुझे ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ये बैलेंस को लिखना का है, डेबिट में भी क्रेडिट में। समझ में आ रही है बातें? अगर ओवरड्राफ्ट और पासबुक है तो आपका जो भी बैलेंस दिया है वो बैलेंस क्रेडिट वाला दिया रहेगा। डेबिट बैलेंस बोला है तो डेबिट बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक बोला है तो आपको डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्रेडिट। क्लियर है? अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक बोला है इसका मतलब डेबिट, ऐड का मतलब डेबिट,
हाँ, डेबिट दिया है तो मतलब लेस 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 मतलब डेबिट में मतलब वो पूरा लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना, भूलना नहीं। बातें समझ में आया? ठीक है, जब करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आपको डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। ठीक है? हाँ, क्या हुआ? समझो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्रेडिट में। क्लियर है? डेबिट बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक तो क्रेडिट बैलेंस, और डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक डेबिट बैलेंस। क्लियर है? थोड़ा उल्टा है डेबिट क्रेडिट का, याद रखो। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा। ओके, समझ में आई बातें? ठीक है।